एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं, है ना। तो हमने सोचा क्यों ना इस पढ़ाई को और ज़्यादा आसान बनाया जाए आप सभी के लिए। तो यहाँ पर हम लेकर आए हैं चैप्टर्स को सिर्फ अंडर 30 मिनट्स में ख़त्म करने की नई टेक्निक, जिससे पढ़ाई का जो समय है, जो आपको लगता है कि 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे हम एक साथ नहीं बैठ सकते हैं, तो ये वो 30 मिनट हैं जो हेल्प करेगा आपकी आदत बनाने में, पढ़ने के लिए, बैठने के लिए। ठीक है, तो चलो शुरुआत कर देते हैं अपने इस चैप्टर की, जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। तो जब हम पुष्पों की बात करते हैं यानी फूलों की बात करते हैं, तो फूलों का हमारी लाइफ में ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, हम फूलों का यूज अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से करते हैं। जैसे अगर शादी ब्याह की बात करें, है ना, तो जो दूल्हा दुल्हन होते हैं एक दूसरे को माला पहनाते हैं, है ना, लोग होते हैं उनके पर फूल फेंकते हैं। अगर बात करें मंदिरों की, मस्जिदों की, या जो अपने ईसाई होते हैं उनकी, गुरुद्वारों की, तो वहां पे भी लोग पूजा अर्चना के लिए, भगवान को अपनी श्रद्धा दिखाने के लिए फूल लेकर जाते हैं। किसी को प्यार दिखाना हो तो हम गुलाब का फूल देते हैं, है ना। किसी को शांति दिखानी हो कि भाई लड़ाई झगड़ा खत्म करो, तो हम सफेद रंग का गुलाब का फूल देते हैं। और इन केस अगर कोई किसी की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो वहां पर भी हम फूल चढ़ाते हैं। तो मतलब फूलों का ना हमारी लाइफ में अलग अलग जगह अलग अलग इंपॉर्टेंस है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर हम फूलों की बात इन सब चीजों को लेकर नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं फूलों की, लेकिन फूलों के बारे में और ज्यादा चीजें जानने के लिए, उनका यूज नहीं, बट फूल बनते कैसे हैं, उन जब फूल बनते हैं तो क्या क्या प्रोसेस होते हैं, है ना। एक क्यूरियोसिटी आपके अंदर होनी चाहिए इन सब चीजों को जानने के लिए। तो चलो शुरुआत कर देते हैं बिना देरी के। तो भाई अगर शुरुआत करते हैं तो ये रहा हमारा फूल। इस फूल को आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर इसकी बात करते हैं तो ये कई बार मैंने क्लासेस में आपको ये फूल बनाना सिखाया है। यहाँ थोड़ा सा अलग है ना। एक नॉर्मल फूल की अगर हम बात करते हैं तो भाई जो नॉर्मल फूल है ना, जिसको हम कहते हैं फ्लावर, तो ये क्या होता है, एक रूपांतरित प्ररोह होता है। ठीक है, प्ररोह मतलब जो जमीन के ऊपर है, प्ररोह है रूपांतरित। इसमें 2 अंग होते हैं, एक होता है आवश्यक, एक होता है सहायक। आवश्यक अंगों में आपके पुमंग और जायांग आते हैं, ठीक है, जो नर और मादा अंग होते हैं। और सहायक अंग में आपके बाह्य दल और दल आ जाते हैं। अब अगर इनको संयुक्त रूप से देखें कि ये एक फूल है, ठीक है, कि भाई ये बाह्य दल आ गए, ये दल आ गए, ये नर भाग गए, ये मादा भाग गए, इसको संघनित करें यानी एक साथ करें, तो ये फूल हमें कुछ इस तरीके से नजर आता है, जैसा कि आप देख सकते हो। चलो एक एक करके ना इसके पार्ट्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अगर यहाँ से नीचे से शुरुआत करती है तो पुष्प वृंत आ जाता है, यानी कि ये जुड़ा हुआ होता है किससे, टहनी के साथ जुड़ा हुआ होता है। फिर ये क्या था, पुष्पासन, यानी कि जिसको हम थैलेमस कहते हैं। जैसे राजा का आसन होता है, माता का आसन लगाते हैं, वैसे ही ये पुष्प का आसन होता है इस तरीके से, और पुष्प इसके अंदर होता है। ठीक है, उसको पूरा एक शेप देने के लिए। ठीक है, फिर हमारे पास आता है ये बाह्य दल पुंज। तो भाई अगर मैंने बोला ये बाह्य दल है ना, अगर ये संख्या में 1 है तो बाह्य दल होगा, और अगर 1 से ज्यादा है तो बाह्य दल पुंज कहलाएगा। यहाँ लिखा है मैंने बाह्य दल पुंज यानी कि कैलिक्स। ठीक है, इसकी इकाई क्या है, बाह्य दल यानी कि सेपल। अच्छा, इसका काम क्या है, काम देखो कि भाई ये जो हरा हरा पोर्शन है ये प्रकाश संश्लेषण करता है, ये हरा होता है और ये रक्षा करता है फूल की। पहली चीज क्लियर। और ऊपर बढ़ते हैं, अब ऊपर की तरफ आते हैं तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाते हैं, दल। ठीक है, ये क्या आ जाता है आपके पास, दल, यानी कि जिसको हम कहते हैं पेटल। ठीक है, अब ये जो दल है ये संख्या में 1 है तो दल है, और अगर ये किसकी इकाई है, ये इकाई है आपकी दल पुंज की। ठीक है, दल पुंज की इकाई है। संख्या में 1 से ज्यादा है तो दलपुंज और 1 है तो दल। और ऊपर बढ़ते हैं तो आता है पुमंग यानी कि एंड्रीशियम आ जाता है हमारे पास, जिसकी इकाई है पुंकेसर यानी कि स्टेमन। यानी कि संख्या में 1 है तो पुंकेसर कहलाएगा, 1 से ज्यादा है तो पुमंग कहलाएगा, और ये हमारा नर जनन अंग होता है। और आगे बढ़ते हैं तो जायांग आ जाता है हमारे पास। जायांग की इकाई स्त्री केसर है जो मादा जनन अंग है। ठीक है, वही सेम चीज, संख्या में 1 है तो स्त्री केसर, 1 से ज्यादा है तो जायांग। इतनी चीज ओके, आगे बढ़ते हैं चलो। ठीक है, फिर पुमंग की अगर हम बात करते हैं तो पुमंग जो होता है ये क्या है, मैंने बताया कि पुंकेसर। ठीक है, इसकी इकाई क्या है, पुंकेसर यानी कि स्टेमन। अब इनमें क्या होते हैं, लघु बीजाणु होते हैं, अगर याद हो हमने क्लास में बात करी थी, है ना। तो यहाँ पर ये जो पुंकेसर होता है ना, जनरली 3 चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, एक आता है तंतु जिसको हम पुतंतु भी कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं फिलामेंट। दूसरा होता है परागकोश यानी कि एंथर जिसको हम कहते हैं, और तीसरा यहाँ पर आता है संयोजी उतक।
संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अब चलो ये देख लेते हैं इसका डायग्राम। हमारा नर्व जो है ऐसा होता है कि ऊपर वाला ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन आपका क्या कहलाता है, परागकोश, जिसके अंदर परागकण होते हैं। फिर नीचे वाला ये वाला पोर्शन है आपका पुतंतु या तंतु, ठीक है, जो कि जुड़ा हुआ होता है फूल के साथ, और इन दोनों को जोड़ने का काम करता है संयोजी ऊतक। करेक्ट है बिल्कुल। अब ये जो सबसे नीचे वाला भाग होता है ये क्या होता है, हाँ, ये होता है समीपस्थ सिरा। किसके, जो आपके किसके, पुष्पासन के भी, दल के भी और परिदल के भी, सबसे ज्यादा करीब यही होता है। राइट, तो इतना क्लियर। आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः आवृतबीजी पादप का पुंकेसर द्विपालित यानी कि बाइलोब्ड होता है। जितने भी सामान्यतः हम आवृतबीजी पौधे देखेंगे, ठीक है, उनमें जो पुंकेसर है वो द्विपालित है यानी कि दो पालियां हैं। ठीक है, एक ऐसी और एक ऐसी। ये क्या है, एक पाली ये, एक पाली ये, ऐसे दिखाई दे रही है ना आपको, ऐसे करके एक पाली ये और एक पाली ये, ऐसे करके। राइट, अब प्रत्येक पाली में दो कोष्ठ होते हैं, यानी कि अगर मैं इसका अनुप्रस्थ काट करूंगी तो ये मुझे कुछ इस तरीके से नजर आएगा। ठीक है, ऐसे करके, यानी कि ये क्या हो गया, हाँ, ये हो गए कोष्ठ 1 2 3 और 4, एक पाली और दो पाली। यानी कि हमने क्या सीखा यहाँ पर कि भैया ये जो पुंकेसर होता है ये होता है द्विपालित यानी कि बाइलोब्ड, और इसमें दो कोष्ठ होते हैं एक पाली में, इसीलिए इसको हम डायथिकस कहते हैं। इतनी चीज क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये देखो, अगर इस जैसे मैंने यहाँ बनाया है ना आपको, अगर इसको हम पूरे तरीके से ऐसे बनाए, एक पोर्शन, ये वाला पोर्शन दिखाऊं तो इसमें 4 लेयर्स होती हैं। ठीक है, 4 स्तर होते हैं। सबसे बाहर वाला आपका बाह्य त्वचा होता है, उसके अंदर वाला अंतःस्थिसियम होता है, इसके अंदर की जो 2 लेयर होती है ये होती है मध्य परत, और सबसे अंदर होता है हमारा टेपिटम, जो क्या काम करता है, पोषण का काम करता है। बाकी सब सुरक्षा देते हैं, आर्द्रता देते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो आप गोल 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 देख रहे होगे ये क्या होता है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। राइट, तो ये आपको इस तरीके से नजर आएगा जब हम इसका अनुप्रस्थ काट करेंगे। तो आगे बढ़ जाते हैं। चलो फिर परागकण की बात करते हैं। अब इसके अंदर क्या बनते हैं, इसमें परागकण ही तो बनते हैं ना, इसमें क्या बने, आपके परागकण बनेंगे, है ना। तो चलो परागकण के बारे में जान लेते हैं। तो परागकण क्या है भाई, परागकण ये गोल होते हैं और ये 25 से 50 म्यूएम वाले होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्या होते हैं, नर युग्मकोद्भिद होते हैं, जिनको मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। यहाँ पर असीमित विभाजन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, इन परागकणों के लघु बीजाणु के परागकण में विकसित होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो लघु बीजाणु हैं इनके अंदर परागकण क्या होते हैं, विकसित होते हैं। ये इस तरीके से आपको एक परागकण का डायग्राम यानी कि चित्र ऐसे दिख जाएगा। इसके अलग अलग भाग होते हैं, है ना। भाग बता देती हूँ कि एक ही कोशिका होती है, कि ये एक कोशिका इस तरीके से है ना, जिसका केंद्रक ये है। इसी के अंदर क्या होती है, एक और कोशिका होती है जिसका केंद्रक ये हो जाता है, यानी एक के अंदर एक। ठीक है, एक के अंदर एक कोशिका होती है। फिर चलो अब इनका नाम देख लेते हैं भाई। सबसे अंदर की यानी कि बड़ी कोशिका की बात करते हैं तो इसको कहते हैं हम कायिक कोशिका, है ना, यानी वेजिटेटिव सेल कहते हैं जिसको हम। ये क्या होती है, सबसे बड़ी कोशिका होती है। ठीक है, ये अनियमित आकार की होती है, प्रचुर मात्रा में इसमें भोजन संचित होता है। पराग नलिका का निर्माण इसी से होता है। ठीक है, याद आया ना कि एक कायिक कोशिका बनती है, एक जनन कोशिका बनती है। जनन कोशिका से क्या बनता है, नर युग्मक, और कायिक से पराग नलिका। याद आ गया, यस। चलो, तो एक कायिक कोशिका छोटी वाली जो होती है ये होती है जनन कोशिका, जिसको हम जनरेटिव सेल बोलते हैं। छोटी कोशिका होती है तर्कु रूपी है, कायिक को कोशिका के जीव द्रव्य में तैरती है, यानी कि इसका जो जीव द्रव्य है कायिक कोशिका का, इसमें तैरती है ये, और ये 2 नर युग्मक को बनाने का काम करती है। ठीक है, फिर और आगे चलते हैं। फिर ये पिंक वाला देख रहे हो आप, पिंक वाला क्या होता है, ये आपका अंतःचोल होता है, जिन्हें हम इंटाइन कहते हैं। ठीक है, ये पतला होता है, लगातार यानी कंटिन्यूटी में है, कहीं भी गैप नहीं है इसके अंदर, है ना। और ये किसका बना हुआ होता है, सेल्यूलोज और पेक्टिन का बना हुआ होता है। ठीक, और बाहर की तरफ आते हैं तो आपको ये बीच बीच में गैप नजर आते हैं। ये गैप क्या है, जनन छिद्र होते हैं, जो पराग नलिका जो यहाँ पे बनती है कायिक कोशिका से, यहीं से बाहर निकलती है। ठीक है, और ये जो ऑरेंज कलर का देख रहे हो ये है बाह्यचोल यानी कि एक्साइन। ये जनन छिद्र यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जो छेद छेद दिखाई दे रहे हैं। ये कठोर होती है, बहुत ज्यादा हार्ड होती है, क्योंकि ये किसकी बनी हुई होती है, ये बनी हुई होती है स्पोरोपोलिन की। ठीक है, करेक्ट, बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। फटाफट रिवीजन ऐसे होता है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर पराग उत्पाद की बात करते हैं, यानी कि जो पराग हमने पढ़े हैं इनके उत्पाद भी तो बनते हैं कुछ। ये क्या होते हैं,
तो हम इनको कहते हैं पॉलन प्रोडक्ट। अब भाई परागकण पोषण से भरपूर होते हैं, इनमें बहुत ज्यादा पोषण होता है, ठीक है। इसलिए अगर हम पश्चिमी देशों की बात करते हैं तो वहां पर क्या होता है, जो खिलाड़ी हैं, जो अश्व यानी घोड़े हैं, इनको ये खिलाया जाता है सिरप और गोलियों के रूप में, ताकि क्या हो सके, उनकी जो कार्य क्षमता है ना वो बढ़ सके, उसमें वृद्धि हो सके, ठीक है। उसके बाद पराग जीवन की क्षमता कितनी है, जिसको हम इसको क्या कहते हैं, पॉलन वायबिलिटी कहते हैं। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि पराग कोश से परागकण के अवमुक्त होने के बाद इनमें अलग अलग समय के लिए अंकुरण क्षमता पाई जाती है, यानी कि इनमें क्या होती है, अंकुरण करने की क्षमता पाई जाती है, लेकिन अलग अलग होती है, हर एक में अलग अलग, किसी में कम किसी में ज्यादा। गेहूं में सिर्फ आधा घंटा होती है ना, और जबकि सोलनेसी रोदेसी में क्या होती है, महीनों तक होती है। फिर पराग एलर्जी, जिसको हम पॉलन एलर्जी कहते हैं, यानी कि कई सारे लोगों को देखा होगा आपने, फूलों से एलर्जी होती है, छींकने लग जाते हैं और लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं उनके शरीर पे। तो वो जो एलर्जी उन्हें फूलों से नहीं होती है, इनसे होती है, पराग से होती है, ठीक है। कि विभिन्न जातियों के परागकण मनुष्यों में चिरकालीन श्वसनीय विकार जैसे कि श्वसन शोथ या एस्थमा का कारण बनते हैं, ठीक है। जैसे कि पार्थेनियम, जिसको हम गाजर घास कहते हैं, और ये कहाँ, विदेश से आयात हुई थी हमारे देश में। फिर आता है पराग भंडार, यानी कि पॉलन बैंक, जैसे कि दूसरे बैंक होते हैं हमारे सीड बैंक्स, वैसे ही बिल्कुल पराग बैंक होते हैं, जहां पर जो परागकण होते हैं इनको स्टोर किया जाता है, इनको बचा के रखा जाता है कि अगर कोई क्वालिटी अच्छी है तो आगे चल के उसका यूज कर लेंगे, इसलिए, ठीक है। तो निम्न क्या बोलते हैं, निम्न ताप परिरक्षण पर रखा जाता है, जिसको हम कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं, जिसको हम लोग, ठीक है। कब होता है, -196 डिग्री सेल्सियस पर एक द्रव्य है, नाइट्रोजन द्रव्य में रखा जाता है। डन, क्लियर है ना, बिल्कुल। चलो आगे बढ़ जाते हैं। चलो भाई, फिर जायांग यानी कि हम लोग गाइनीशियम पे आ जाते हैं, जो क्या होता है, जो आपका क्या है, मादा भाग है, ठीक है, जो आपका मादा भाग कहलाता है। इस तरीके से ये तीन मेन पार्ट्स में डिवाइड होता है। कौन से, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, तीन भाग में। ऊपर ये वो जगह है जहां परागकण आते हैं, इस वर्तिकाग्र पे, ठीक है, इस पे परागकण यहाँ आके ठहरते हैं। फिर इसके अंदर जो अंडाशय होता है ना, इस अंडाशय में सहारा खेल होता है, इसी के अंदर सब कुछ होता है, राइट। तो देखो, जायांग अगर स्त्री केसर एक है, ठीक है, मादा जो ये है मादा भाग, ये एक है, तो स्त्री केसर एक से ज्यादा है तो जायांग, ठीक है। संख्या में एक है तो एकांडपी, यानी कि अगर यहाँ पर एक अंडा है तो क्या होगा, एकांडपी, ठीक है। और अगर एक से अधिक है यहाँ पर आपके अंडप, तो वो क्या है, बहुअंडपी कहलाएंगे। अब बहुअंडपी भी बहुत तरीके के होते हैं, जैसे कि आपका संयुक्तांडपी, यानी कि जो अंडप है वो क्या है, संयुक्त है, साथ साथ है, ठीक है। और वियुक्तांडपी, वियुक्त मतलब अलग अलग, यानी कि यहाँ जो अंडप है वो अलग अलग है। सिंपल है, बिल्कुल नाम से क्लियर हो रहा है सब कुछ, ठीक है। चलो अब यहां समझो कि हमने बोला कि ये क्या है आपका पूरा, हाँ, ये क्या है आपका, इसका अंडाशय, यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, ये अपरा यानी प्लेसेंटा आ जाएगा। ये क्या है, एक बीजांड है जो आपको आम, गेहूं और धान में मिलेगा। ये क्या है, एक से अधिक बीजांड है, यहाँ पर पपीता, तरबूज में मिल जाएंगे। यानी कि एक बीजांड यानी कि एकांडपी, एक से अधिक यानी कि आपका वियुक्तांडपी। क्लियर है ना, कितना आसान। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो, इस तरीके से ये आपको नजर आ जाएगा, यहां पर होता है ये अंडाशय के अंदर, ठीक है। ये भी देख लेते हैं भाई, ये इस तरीके से होता है, ये सारे के सारे इसके पार्ट्स होते हैं, है ना, पार्ट देख लेते हैं। चलो हम लोग, अब होता क्या है, देखो अगर यहां से शुरू करें तो ये क्या होता है, बीजांड वृंत होता है, जो कि जुड़ा हुआ होता है नीचे की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा और नीचे की तरफ आएंगे, इसको बीजांड वृंत को हमने क्या बोला, फ्यूनिकल बोला। और नीचे की तरफ आएंगे तो हमको यहाँ पे नाभिका यानी कि हीलियम मिलेगा। और नीचे की तरफ आएंगे तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, निभाग। निभाग जो है यानी कि यहाँ कोई भाग नहीं है। निभाग हमेशा किसके सामने होता है, बीजांड द्वार के सामने होता है, जहां से एंट्री आती है, ठीक है, नर युग्मक की, ठीक है। और आगे जाएंगे तो अपने को क्या मिलेगा, बाह्य अध्यावरण यानी कि आउटर इंटेग्यूमेंट मिलेगा, ये वाला पोर्शन। और अंदर आएंगे तो अंतः अध्यावरण यानी कि इनर इंटेग्यूमेंट यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और अंदर की तरफ आओगे तो आपको यहाँ पे बीजांड काय मिलेगा, ये क्या है, बीजांड काय। और अंदर की तरफ आएंगे तो भ्रूण कोश मिलेगा यानी कि एम्ब्रियोसेक, जो क्या होता है, मादा युग्मकोद्भिद यानी कि फीमेल गेमिटोफाइट, ठीक है, फीमेल गेमिटोफाइट। बीजांड काय क्या है, बीजांड का शरीर होता है,
निभाग यानी कि चेलेजा, ये आधारी भाग होता है, ये बाहरी सुरक्षा परत है, भीतरी सुरक्षा परत है। बीजांड द्वार ये वो हिस्सा है जहां पर अध्यावरण एब्सेंट होता है, यानी कि वहां पर नहीं होता है। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास भ्रूण कोश की बात करते हैं। भाई भ्रूण कोश कहाँ बनता है? यहाँ बनता है, इसके अंदर। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। चलो अपन अब यहाँ पे क्या होता है इसकी बात करेंगे। तो एक बीजाणु का विकास होता है, यानी कि मोनोस्पोरिक होता है। ये 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय होता है ये। ठीक है, यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा होता है ये कहाँ है? निभागीय सिरे पर होता है, जहां प्रतिवैसांत कोशिका होती है। ठीक, यानी कि एंटीपोडल सेल्स जो होती हैं आपकी, है ना। और जो नीचे बीजांडधारी सिरा है, यहाँ पर आपकी क्या होती है? सहायक कोशिका और अंड कोशिका, यानी कि सिनर्जेटिक सेल्स होती है यहाँ पर। राइट, अब इसके बीच में बहुत सारी चीजें हैं। 3 कोशिका ऊपर होती है, 3 कोशिका नीचे होती है और एक बीच में होती है, यानी कि 7 कोशिकीय हो गया। ये रहा 7 कोशिकीय। इन 7 कोशिकाओं में 8 केंद्रक होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 केंद्रक हैं इनके अंदर। अब यहाँ होता क्या है कि हमें पता है 2 नर युग्मक आते हैं अंदर। तो एक नर युग्मक जो होता है ना, एक नर युग्मक प्लस अंड कोशिका आ जाएगी आपकी। ठीक है, पहली चीज तो ये हो जाती है आपकी। दूसरी क्या होती है? एक नर युग्मक प्लस क्या हो जाएगा आपका? ध्रुवीय केंद्रक। ठीक है, अब हमको पता है नर युग्मक कितना होता है। नर युग्मक होता है आपका n, अंड कोशिका है n, इसने क्या बना दिया? 2n बना दिया। नर युग्मक है n, ध्रुवीय केंद्रक है 2n, इसने बना दिया 3n। सिंपल सी चीज है। क्या बना यहाँ पे? भाई ये देखो, ये दोनों सहायक हैं। ठीक है, ये n होती है और संख्या में 2 है। ये अंड कोशिका है, ये सिर्फ n होती है, ये मादा युग्मक है। ये ध्रुवीय कोशिका है, ये क्या है हमारे पास? 2n है ऑलरेडी। ये क्या है आपका? केंद्रीय कोशिका। ये क्या है? भ्रूण पोष की बड़ी कोशिका होती है, जो हमने बात करी थी। फिर ये आ गई प्रतिवैसांत कोशिका, ये n होती है, नंबर में 3 होती है और निभागीय सिरे पर होती है। राइट, हो गया इतना। अब एक नर युग्मक आके इससे मिलेगा, क्या बना लेगा? भ्रूण बना लेगा। एक नर युग्मक आके इससे मिलेगा, क्या बना लेगा? भ्रूण पोष बना लेगा। भ्रूण पोष क्या करेगा? भ्रूण को खिलाने पिलाने का काम करेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर देखो यहां पर आते हैं, अगर पुष्पों की बात करते हैं तो पुष्पों में क्या होता है भाई? पुष्पों में आपके कुछ ऐसे पुष्प होते हैं जो क्या होते हैं, जिनमें सिर्फ नर भाग होता है। कुछ ऐसे पुष्प होते हैं जिनमें मादा भाग होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें नर और मादा दोनों होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन्हें कैसे बांट देते हैं? हम इनको बांटते हैं एक लिंगी पुष्प, ठीक है, और दूसरा होता है द्विलिंगी। एक होता है एक लिंगी, एक होता है द्विलिंगी। एक लिंगी पुष्प की अगर मैं बात करूंगी तो अगर ये पुष्प है, ये रहा आपका नर भाग, ये रही आपकी मादा भाग। आई सॉरी, ये रहा एक लिंगी में एक ही है। दूसरा पुष्प बनाते हैं हम, दूसरा पेड़, ये रहा दूसरा पेड़। ठीक है, और इसमें क्या आ गया आपका? ये आ गया मादा भाग, यानी कि एक ही लिंग है इसके अंदर। ठीक है, एक में नर आ गया, एक में मादा आ गई। अगर उधर की बात करती हूँ, है ना, द्विलिंगी की अगर मैं बात करती हूँ, तो ये एक पेड़ है। ठीक है, इस पेड़ के ऊपर क्या है? ये रहा नर भाग, है ना, और ये क्या रही? मादा भाग। लो, ये इसमें द्वि मतलब 2, एक मतलब एक। सिंपल सी चीज है। एक लिंगी, लिंग मतलब सेक्स, यहाँ पे एक ही सेक्स है, या तो मेल या फीमेल। द्विलिंगी यानी कि 2 सेक्स है वहां पे, मेल और फीमेल दोनों। इतनी चीज मुझे लगता है सबको क्लियर हो गई है। राइट, एक लिंगी और द्विलिंगी। तो चलो देख लेते हैं इनको, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, है ना। अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ पुष्प की, तो देखो पुष्प क्या है? 2 तरीके के। एक उन्मील परागणी पुष्प होते हैं, है ना, एक होते हैं अनु उन्मील परागणी पुष्प। यानी कि ये जो पुष्प हैं ये कैसे होते हैं? ये दूसरे ही पुष्पों की तरह खिलते हैं, ओपन हो जाते हैं, है ना। लेकिन ये जो अनु उन्मील है, ये क्या है? ये कभी भी खुलते नहीं है। ठीक है, ये कभी नहीं खुलते, ये बंद ही रहते हैं। इन्हें परागण भी होगा तो अंदर ही अंदर हो जाएगा। ठीक है, ओके। फिर उभयलिंगी पादप, जैसे नारियल, अरंडी,
कुकुरबिट्स हो गया, स्वयुग्मन को रोकते हैं, किंतु सजातपुष्पी परागण को नहीं रोक पाते हैं। ठीक है, एक लिंगी पादप जैसे कि पपीता इत्यादि स्वयुग्मन तथा सजातपुष्पी परागण दोनों को ही क्या करते हैं, रोकते हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं स्वयुग्मन की युक्तियां। अगर मैं स्वयुग्मन की युक्तियों की बात करती हूं तो यहां पर मुझे क्या मिलेगा, युक्तियां क्या है, एक तो आपका द्विलिंगता आ जाएगा, कली परागण आ गया और अनु-उन्मिल परागणी पुष्प आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, ये युक्तियां आ जाएंगी। इससे लाभ क्या हो रहा है, लाभ देख लो भाई, लाभ हो रहा है तभी तो ये युक्तियां हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वरना क्यों ही इस्तेमाल करेंगे, लाभ नहीं होगा तो शुद्ध वंशक्रम यानी कि बिल्कुल शुद्ध रहते हैं, कि जैसे जनक है ना, बिल्कुल सेम वैसे बच्चे पैदा होते हैं, जैसे जनक हैं वैसे ही क्या होंगे, बच्चे पैदा होंगे। इन्हें परागण नहीं कराना पड़ता। ठीक है, परागण की जरूरत नहीं, अपने आप हो जाता है। बिना परागण के क्या होते हैं, बीज निर्माण हो जाते हैं, ये भी फायदे वाली बात है। फिर परागण की युक्तियों की बात करते हैं, पर परागण की, तो एक लिंग की जरूरत होती है, यानी कि पर परागण यानी कि दूसरी जगह जा रहे हैं ना परागण करने के लिए, है ना। तो परागण होता क्या है, परागण क्या होता है कि भाई जो नर भाग है वो कहाँ जा रहा है, मादा के वर्तिकाग्र पे जा रहा है ना। परागण करने के लिए कहाँ जा रहा है, मादा के वर्तिकाग्र पे जा रहा है। ठीक है, परागण का मतलब यही हुआ, है ना। तो यहां पर एक लिंगता की जरूरत है, फिर उन्मील परागणी पुष्प चाहिए इसको, और विषम वर्तिका चाहिए इसको। विषम मतलब दूसरी वर्तिका चाहिए, अपनी नहीं चाहिए। ठीक है, इसके लाभ क्या है, विविधता, यानी कि यहाँ पर आपको वैरायटी देखने को मिलेगी, वेरिएशन देखने को मिलेगा। ठीक है, और प्रबल बीज। ठीक है, ये क्या है, इसके लाभ हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं, चलो। फिर जब परागण की बात कर रहे हैं तो हमें पता है परागण कई तरीके के होते हैं, वायु परागण आ गया, जल परागण आ गया, प्राणी परागण आ गया, कीट परागण आ गया, अलग अलग तरीके के आ जाते हैं। तो चलो इनके बारे में भी एक काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा सा अपन जान लेते हैं। तो जो वायु परागण है इसकी क्या खास बात है, अजैवीय अभिकर्मों के द्वारा होता है, जो अभिकारक होते हैं, ठीक है, अजैवीय होते हैं ये। ठीक है, और उनमें अधिक सामान्य होता है ये अनावृत पुंकेसर होता है, चिपचिपाहट रहित परागण होता है ये, है ना, और घास में सामान्य। यानी कि देखो सिंपल सी चीज है, अगर मैंने वायु का बोला है तो अगर जब मैं वायु की बात कर रही हूं तो चीज को समझना कि हमने बोला ये एक फूल है ना, और इस फूल के ऊपर क्या है, इस फूल के ऊपर ये रहे परागकण। ठीक है, अब मैंने बोला ये चिपचिपाहट नहीं है इनमें, है ना, इनमें क्या है, चिपचिपाहट नहीं है। अगर चिपचिपाहट नहीं है तभी यहाँ पे हवा का महत्व है, हवा आएगी और इन्हें उड़ाकर ले जाएगी। अगर यहाँ चिपचिपाहट होगी तो ये नहीं उड़ पाएंगे, इतनी चीज ध्यान में रखना। इसीलिए हमने यहाँ बोला है चिपचिपाहट रहित परागण। ठीक है, और ये घास इसका क्या है, एग्जाम्पल है। आप घास को बहुत आसानी से देख सकते हो। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में जल परागण यानी कि जो पानी में हो रहा है, अधिक सामान्य नहीं देखा जाता है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पानी में ही मिलेगा आपको और कहीं नहीं मिलेगा, केवल 30 वंशों तक ही सीमित है ये। उदाहरण आपका हाइड्रोला आ गया और जूस्टर आ गया, यानी कि समुद्री घास जिसको हम कहते हैं। ठीक है, समुद्री घास, राइट, इतनी चीज ओके हो गई है ना। चलो फिर आता है प्राणी परागण। ठीक है, प्राणी यानी कि जो कीट आ जाते हैं इसमें अपने, है ना, शलभ आ गए, लीमर आ गया, सांप आ गया, पक्षी आ गए, मोर आ गए, जितने भी कीट हैं सब यहाँ आएंगे, है ना। और ये क्या करेंगे कि ये क्या है, मादा का वर्तिकाग्र है, अरे ये क्या है, नर भाग है ये फूल का, ऐसे करके, है ना, ऐसे करके। अब ये आएंगे कीट, है ना, और ये क्या करेंगे, कीट आएंगे अपने अपने पंख फैलाते हुए और इस पे आके बैठ जाएंगे। अब जब ये बैठेंगे तो इनके पैर आपने नोटिस किया होगा ऐसे होते हैं, और ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे नुकीले नुकीले से बाल से निकले होते हैं इनके ऊपर, इनके पैरों पे। अगर कभी आपने नोटिस किया हो, इन्हीं में क्या होते हैं, इन्हीं में ये जो परागकण होते हैं ये फंस जाते हैं। और जब ये उड़ उड़ के जाते हैं ना दूसरी जगह, उड़ के कहीं और जा रहे हैं, किसी और फूल पे बैठ रहे हैं, तो बीच में झड़ते हुए जाएंगे इनके पैरों से, किसी और फूल पे जाके बैठ गए तो वहां जाके उसके मादा के वर्तिकाग्र पे छोड़ देंगे। ठीक है, तो कीट ऐसे करते हैं। ठीक, अब देखो
कीट परागण सर्वाधिक सामान्य है भाई, क्योंकि जो कीट है हमें पता है, तितली हो गई है ना, मधुमक्खी हो गई है, ये सब बैठेंगी ही बैठेंगी, बहुत इजीली हम लोग देख लेते हैं, इसलिए हमने बोला सर्वाधिक सामान्य यही है। अब पहचान कैसे करोगे भाई कि इसमें होगी? पहचान कैसे करोगे? पहचान हम करेंगे, सुगंधित होना चाहिए फूल, रंगीन होना चाहिए, और मकरंद यानी कि पुष्प रस होना चाहिए उसमें बहुत सारा, और चिपचिपा परागकण। अगर देखो इसका परागकण चिपचिपा नहीं होगा तो कीटों के पैर में कैसे लगेगा? हमने अभी यहाँ क्या बात करी? हमने कहा चिपचिपाहट रहित, क्योंकि हवा लेके जाएगी, लेकिन हमने यहाँ क्या बोला? चिपचिपाहट होनी चाहिए, तभी पैरों में चिपकेगा, वरना कैसे चिपकेगा? राइट, इतनी चीज ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास आता है दोहरा निषेचन, यानी कि जो 2 बार निषेचन की क्रिया होती है, जैसे कि थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको समझाया था इसके बारे में। तो यहाँ पर जब हमें पता है ये मादा के अंडाशय के अंदर हो रहा है सब कुछ, तो जब यहाँ पर परागकण आके बैठ जाते हैं, ये रहे परागकण, तो ये परागकण क्या करते हैं? ये डिवाइड हो जाते हैं, एक तो कायिक कोशिका जैसे मैंने आपको बताया था, और दूसरी क्या होती है? जनन कोशिका में। ठीक है, अब ये जो कायिक कोशिका होती है ये क्या काम करती है? ये बनाती है पराग नलिका। जनन कोशिका क्या बनाती है? 2 नर युग्मक। ठीक है, 2 नर युग्मक बनाने का काम करती है ये। ठीक है, अब जो नलिका बनी है वो तो पहुंचेगी, है ना, यहां से आई ऐसे अंदर आ जाएगी ये नलिका। इस नलिका के अंदर क्या होगा? दोनों युग्मक होंगे, है ना, दोनों के दोनों युग्मक होंगे। अब हुआ क्या? एक नर युग्मक आके किससे मिल रहा है? एक नर युग्मक आके इस मादा से मिल जाएगा, है ना, और एक आके इससे मिल जाएगा। ठीक है, दोनों के दोनों, एक इससे मिल गया, एक उससे मिल गया। इससे मिला तो क्या हुआ? त्रिसंलयन हुआ, है ना, और इससे मिला तो क्या हुआ आपका? ये आपका युग्मक संलयन हुआ, जिससे आपका भ्रूण बन गया 2n का। इससे क्या बना आपका? भ्रूणपोष जो 3n था। ठीक है, यानी कि कोशिकीय जो है नारियल गिरी, और जो है मुक्त केंद्र की यानी कि नारियल पानी। फिर हमारे पास आता है बीज, तो बीज और दूसरी तरफ आता है फल। तो यहाँ जब इनकी बात करते हैं तो बीज भाई हमें पता है 2 तरीके के होते हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। बीज आवरण होता है और भ्रूण अक्ष यहाँ पाया जाता है। बीज भी 2 तरीके के हैं, एल्ब्यूमिनस और एल्ब्यूमिनस रहित। जो एल्ब्यूमिनस है वो मोनोकॉट होते हैं, और जो रहित है वो डाइकॉट होते हैं। ये गेहूं और मक्का में पाए जाएंगे, मटर और मूंगफली में पाए जाएंगे। फल की बात करें तो यानी कि फल क्या होते हैं आपके? भाई फलों में आपको वास्तविक फल देखने को मिल जाएगा जो आम एग्जाम्पल है, आभासी मिल जाएगा जो सेब है, अनिषेक जनन है ना जो केला है। सिंपल सी चीज है, तीनों की तीनों एग्जाम्पल हो गए, तीनों के तीनों टाइप हो गए। अब फल भी 2 तरीके के होते हैं, गूदेदार और शुष्क। ठीक है, गूदेदार में आम, अमरूद, संतरा देख सकते हो आप गूदेदार होते हैं। शुष्क में मूंगफली और सरसों आ जाएगा आपके पास। ये भी क्लियर हो गया भाई। आगे बढ़ जाते हैं, लास्ट में हमारे पास ये 3 चीजें बच जाती हैं भाई, जैसे कि असंजनन आ जाता है, बहुभ्रूणता और परिभ्रूणपोष। ये 3 चीजें आती हैं, एक एक नंबर में कभी कभी इनको भी पूछ लिया जाता है। असंजनन मतलब बिना निषेचन के बीज बनना, है ना, जो आपको घास में और एस्टेरेसी में देखने को मिल जाएगा। सेकंड आता है बहुभ्रूणता, बहु मतलब बहुत और भ्रूण मतलब एम्ब्रियो। तो यहाँ पर 1 से अधिक भ्रूण है जो नींबू आम में देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, लास्ट में आता है परिभ्रूणपोष। ये क्या होता है? ये अविशिष्ट बीजांडकाय होता है, जैसे काली मिर्च और चुकंदर में इसको आप देख सकते हैं, यानी कि बीजांडकाय जो जितना भी यूज हो गया है वहां से पोषण का, उसके बाद जो रिमेनिंग रह गया है, ठीक है, जो बचा कुचा रह गया उसको हम कहते हैं परिभ्रूणपोष। ठीक, और इसी के साथ हमने क्या कर लिया है? अपना पूरा चैप्टर इन 30 मिनट्स खत्म कर लिया है रिवीजन के तौर पे। अब सोचो एंड टाइम पे आपको इस जड़ी बूटी की आवश्यकता थी, है ना, जरूरत थी, तो एग्जाम में जाने से पहले इसको जरूर देख लेना अच्छे तरीके से और पढ़ लेना और बढ़िया तरीके से नोट्स बना लेना। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम। ओके, टाटा बाय बाय।